सुनैना की नई नई शादी हुई थी। सरोजनी घूंघट डालकर बीच में बैठी थी और उसके चारों तरफ आस पड़ोस की औरतें बैठी हुई थी। तुम्हारी बहू बहुत शर्मीली है और संस्कारी भी लग रही है। इतना लंबा घूंघट भला औरतों के सामने कौन डालता है आज के जमाने में? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है मेरी बहन? घूंघट की जगह रुमाल डाल ले अपनी खोपड़ी पर। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, जब देखो तब मेरा मजाक उड़ाया करती हो। खैर, उसकी सास ने ही उसका घूंघट धीरे से हटा दिया। उसका चेहरा देखते ही वहां बैठी दो औरतें बेहोश हो गईं। इन दोनों को अचानक क्या हो गया? अरे कोई इनके मुंह में पानी डालो। तभी वहां सरोजनी का पति विनोद आ गया। उसने तुरंत पानी की मोटर चालू की और पाइप से ही दोनों के मुंह में पानी डालने लगा। दोनों अचानक उठकर बैठ गई। अरे विनोद, यहाँ कोई आग लगी है जो इतने बड़े पाइप से हम लोगों के ऊपर पानी डाल रहा था तू? अरे चाची, वैसे आप दोनों बेहोश क्यों हो गई थी? विनोद बेटा, तेरी किस्मत बहुत अच्छी है। इतनी खूबसूरत बहू देखकर हम बेहोश हो गए थे, क्योंकि सरोजनी जैसी खूबसूरत बहू इस गांव में न पहले कभी आई थी और न ही कभी हमें लगता है आगे भी आएगी। आप लोग कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हैं। खैर, ये सब सुनकर सरोजनी को तो बहुत अच्छा लगा। मुंह दिखाई की रस्म खत्म होने के बाद सरोजनी ने खाना पीना बनाया। सबको खाना भी बहुत पसंद आया। गांव में चारों तरफ सरोजनी के ही चर्चे होने लगे, लेकिन शादी के 2 दिन बाद ही। सासू माँ, आप आराम कीजिए, मैं जरा अपने मायके होकर आती हूँ। जब तक विनोद काम से वापस लौटेंगे तब तक मैं वापस आ जाऊंगी। अरे बहू, अभी तेरी शादी को सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं और तू मायके जा रही है। सासू माँ, अगर आप चाहती हैं तो मैं नहीं जाती। लगता है बेचारी कभी अपने घर से बाहर नहीं निकली। पहली बार ससुराल आई है तो उसे घबराहट हो रही होगी। मैं इसे जाने देती हूँ। ठीक है बहू, जा, लेकिन शाम तक वापस आ जाना। ठीक है माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आ जाऊंगी। सरोजनी अपने मायके चली गई। शाम को जब सरोजनी वापस लौट रही थी तभी रास्ते में गांव की वही 2 औरतें उसे मिल गईं। अरे सरोजनी बहू, अभी तुम्हारी शादी को सिर्फ 2 दिन हुए हैं और तुम अकेले गांव में कहाँ घूम रही हो? अगर कुछ चाहिए था तो अपने पति से बोलती। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं अपने मायके गई हुई थी। तू अकेले ही अपने मायके गई थी? हाँ, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं पढ़ी लिखी समझदार हूँ, मैं कहीं भी अकेले आ जा सकती हूँ। इतना कहकर सरोजनी अपने घर आ गई। और बहू, कैसे हैं हमारे समधी जी? ठीक ही होंगे माँ जी। ठीक ही होंगे का क्या मतलब बहू? तू अपने मायके गई थी ना? हाँ सासू माँ, पापा बिल्कुल ठीक है। रात में उसकी सास, पति विनोद और सरोजनी तीनों लोग बैठकर खाना खाने लगे। रात में सरोजनी और विनोद आपस में प्यार भरी बातें कर रहे थे। सरोजनी, पता है मेरे ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉयज हैं सब मुझे बधाई दे रहे थे। बोल रहे थे तुझे तो बहुत अच्छी बीवी मिल गई। जब से मैं अपने ससुराल आई हूँ मैं देख रही हूँ सारे लोग मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। ठीक है, आपको सुबह जल्दी उठना है, सो जाइए। मैं भी सो जाती हूँ, बहुत थक गई हूँ। ऐसा क्या किया तुमने कि तुम थक गई हो? अब अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सरोजनी चादर ओढ़कर सो गई। विनोद को बहुत अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, वो भी सो गया। अगली सुबह फिर जैसे विनोद काम पर गया वैसे ही एक बार फिर सरोजनी सज धज कर तैयार हो गई। अरे बहू, कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? माँ जी, मैं जरा अपने मायके तक जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। अरे बहू, अभी कल ही तो तू अपने मायके गई थी, आज फिर? हाँ, कल गई थी ना। इतना कहकर तुरंत वो घर से निकल गई। रास्ते में गांव की औरतों ने उसे बाहर जाते हुए फिर से देख लिया, लेकिन इस बार सरोजनी रुकी नहीं और ऑटो पकड़ कर निकल गई। ऐसे हर रोज सरोजनी अपने पति को खाने का टिफिन देने के बाद अपने मायके निकल जाती। एक रोज वही 2 औरतें उसकी सास के पास आ गई। अरे आओ आओ, आज हमारे घर कैसे आना हुआ? हम दोनों यहाँ पर ये जानने आए हैं कि तेरी बहू की जब से शादी हुई है तब से वो हर रोज अपने मायके क्यों चली जाती है? अरे तो क्या हुआ, जाने का किराया आपसे लेकर जाती है क्या? यार, वो हमसे किराया क्यों लेकर जाएगी? तो फिर क्या समस्या है तुम दोनों को? यार, किसी की बहू रोज रोज मायके जाती है, ये सब अच्छा लगता है क्या? ठीक है, तो मुझे एक कागज में लिख कर दे दो कि साल में कौन कौन सी तारीख को अपने मायके जाना चाहिए। जैसे ही मेरी बहू आएगी मैं उसे वो कागज पकड़ा दूंगी, फिर वो तुम दोनों के टाइम टेबल के हिसाब से ही अपने मायके जाया करेगी। दोनों औरतें गुस्सा होकर वहां से चली गई, लेकिन सरोजनी की सास मन ही मन परेशान भी होने लगी। वैसे जब से सरोजनी की शादी हुई है उसके 2 दिन बाद से ऐसा कोई दिन नहीं गया जब सरोजनी अपने मायके न जाती हो। खैर, शाम को सरोजनी वापस आ गई। उसने सभी के लिए खाना बनाया और बहुत ही हंसी खुशी बात करके वो अपने पति के साथ कमरे में चली गई। उस रात सरोजनी अपने पति से खूब बातें कर रही थी। सरोजनी, क्या बात है? हर रोज तो तुम जल्दी सो जाती हो, आज क्या हुआ? आज तुम थकी नहीं? अच्छा, तो आप मुझे ताने मार रहे हैं? अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें कोई ताने नहीं मार रहा हूँ, मैं तो जनरली एक बात कह रहा हूँ। खैर, अगली सुबह सरोजनी ने सबकी पसंद के ढेर सारे पकवान बनाए। विनोद और उसकी सास ने उसकी खूब तारीफ की। खाना खाने के बाद, आज सरोजनी बहू को आखिर हो क्या गया है? इतना टाइम हो गया अभी तक ये अपने मायके नहीं गई। अरे सरोजनी बहू, जरा बाहर आओ। सरोजनी अपनी सास के पास आ गई। जी सासू माँ, कुछ चाहिए आपको? बहू, पिछले 1 हफ्ते से हर रोज तू अपने मायके जा रही थी, लेकिन आज नहीं गई। सासू माँ, संडे है ना? संडे है तो क्या हुआ, संडे को तेरे मायके की भी छुट्टी रहती है क्या? सासू माँ, आपकी मजाक करने की आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है। खैर,
किसी तरह सरोजनी ने उसकी बात को हंसते हुए टाल दिया। अगले दिन फिर से सरोजनी विनोद के ऑफिस जाने के बाद अपने मायके चली गई। अब वो फिर से हर रोज मायके जाने लगी। फिर एक दिन उसकी सास ने अपने बेटे को फोन किया। विनोद बेटा, मैं तुझसे कहना तो नहीं चाह रही थी पर मजबूरी में कहना पड़ रहा है। जब से तेरी शादी सरोजनी के साथ हुई है तब से हर दिन वो अपने मायके चली जाती है। शुरू में मुझे लगा कि बेचारी नई है, उसे यहाँ अच्छा नहीं लगता होगा, माँ बाप से दूर नहीं रह पाती होगी इसलिए मायके चली जाती होगी। लेकिन हर रोज इस तरह से मायके जाना अच्छी बात नहीं है। संडे को छोड़कर वो हर दिन मायके जाती है। लेकिन मैं इस बारे में तो मुझे सरोजनी ने कभी कुछ बताया नहीं और आपने भी मुझे कभी कुछ नहीं बताया। मुझे लगता है इसके मायके में जरूर कोई ना कोई परेशानी है। कल तू ऑफिस जाने का बहाना बनाना, लेकिन जाना मत, उसका पीछा करना। हाँ माँ, ये भी सही रहेगा। मैं कल की पूरी छुट्टी ले लेता हूँ। अगले दिन विनोद टिफिन लेकर घर से बाहर तो निकल गया, लेकिन किसी चाय की टपरी पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद सरोजनी तैयार होकर अपने मायके के लिए निकल गई। विनोद अपनी बाइक से उसका पीछा करने लगा तो उसने देखा कि सरोजनी अपने मायके नहीं बल्कि किसी झोपड़पट्टी वाले इलाके में घुसने लगी। ये कहाँ जा रही है? यहाँ तो सारे भिखारी रहते हैं। विनोद ने दूरी बाइक अपनी खड़ी कर दी और छुप छुप कर सब कुछ देखने लगा। जैसे ही सरोजनी वहां पहुंची, कुछ झोपड़पट्टी इलाके के सारे बच्चे भागकर उसके पास आ गए। मैडम आ गई कहकर उससे लिपट गए। बच्चों, कल मैंने आप सभी को ताजमहल के इतिहास के बारे में पढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे लाल किले के बारे में। तुम सभी मन लगाकर पढ़ाई करना, क्योंकि बड़े होकर तुम सब बहुत बड़े ऑफिसर बनोगे। यस मैडम। विनोद ने अपने फोन से वीडियो बना लिया और अपने घर वापस आ गया। उसने सारी बात अपनी माँ को बता दी। अरे, आज आप जल्दी आ गए। सरोजनी, जो तुम कर रही हो इस पर हमें गर्व तो है, लेकिन छुप छुप कर करने की क्या जरूरत है? अब जब आपने सब देख ही लिया है तो बताती हूँ। मुझे पढ़ाने के लिए बचपन में मेरे माँ बाप ने बहुत मेहनत की। कई बार तो मोहल्ले वालों ने ताने भी मारे कि लड़की को पढ़ाने से कोई फायदा नहीं। फिर भी मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया। आसपास जो झोपड़पट्टी में बच्चे रहते थे, मैं चाहती थी कि वो लोग भी पढ़े, पर उनके पास पैसे नहीं थे। इसलिए मैं बचपन से ही वहां पर रहने वाले सभी लोगों को पढ़ाती चली आ रही हूँ। जिन बच्चों को मैंने बचपन में पढ़ाया था वो सारे लोग कहीं ना कहीं नौकरी करने लगे हैं। उन्होंने भीख मांगना भी छोड़ दिया। एक बार कुछ नेताओं को पता चल गया कि मैं मुफ्त में उन्हें पढ़ाती हूँ तो उन लोगों ने उनकी झोपड़ियां तक गिरा दी। अब आप ही बताइए मैं कैसे बताती सबको। चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। बहू, तू जितनी बाहर से खूबसूरत है उससे कहीं ज्यादा अंदर से भी खूबसूरत है। तू अब बच्चों को पढ़ा, देखते हैं कौन रोकता है। विनोद ने वो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। अब जब भी सरोजनी बच्चों को पढ़ाने जाती, हर रोज विनोद वीडियो बनाता और अपलोड करता रहता। कुछ ही दिनों में सरोजनी की कहानी पूरे देश में वायरल हो गई और उसकी मदद के लिए बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां उसे चंदा देने लगी ताकि उनका भी नाम हो सके। एक यूनिवर्सिटी ने तो सरोजनी को अपने कॉलेज में प्रोफेसर बनाने के लिए इन्वाइट किया, लेकिन सरोजनी ने मना कर दिया। फिर वो यूनिवर्सिटी उन बच्चों को पढ़ाने के लिए हर महीने सरोजनी को पैसे भी देने लगे और अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से सभी बच्चों को सर्टिफिकेट भी दिया। सरोजनी से इंस्पायर होकर बहुत सारे लोगों ने गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाना शुरू कर दिया और देश में शिक्षा की एक नई लहर आ गई। दुल्हन की तरह सजी धजी अनामिका अपनी बारात के आने का इंतजार कर रही थी कि तभी वो अपनी सहेली निधि से कहती है, निधि, मेरे लिए जल्दी से वो सब तीखा स्पेशल डिश ले आ जो मैंने अपने लिए बनवाई है। याद है या भूल गई? अच्छे से याद है मुझे, तेरी स्पेशल डिश जो कभी लेकर आती हूँ। निधि अनामिका के लिए उसकी पसंद के बनवाए हुए तीखे मिर्च के पकौड़े लेकर आती है और वो भी तीखी चटनी के साथ। मिर्च के तीखे पकौड़े और तीखी सब्जी रोटी देखते ही अनामिका के मुंह में पानी आ जाता है। ला ला ला, जल्दी जल्दी मेरे तीखे तीखे पकौड़े। मुंह में पानी आ गया। तभी वहाँ उसकी माँ सुमन भी आ जाती है। आज के दिन तो तीखा खाना छोड़ दे बेटी, नहीं तो विदाई के समय मुश्किल हो जाएगी। माँ, अब आज मेरी शादी है, आज तो मुझे मत टोको। अच्छा ठीक है, आज खा ले, लेकिन ससुराल जाकर अब ये तीखा खाना और बनाना छोड़ दे। और हाँ, वहाँ सब्जी भी जरा कम तीखी बनाना। तुझे तीखी सब्जी पसंद है, इसका मतलब ये नहीं कि सभी को पसंद हो। अनामिका से तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता माँ। आप एक बार अनामिका को ससुराल की रसोई में पाँव तो रखने दो। सबको तीखा खाने की आदत ना डाल दी तो कहना। हाँ हाँ, वो मैं अच्छे से जानती हूँ। तीखी सब्जी खाए बिना तो तेरा पेट भरता ही नहीं। अनामिका को तीखा खाने का बहुत शौक था और खासकर तीखी सब्जी बनाना और खाना तो उसे बड़ा पसंद था। जब तक तीखी सब्जी में अच्छे से तीखा और नमकीन ना हो तब तक उसे खाने में स्वाद ही नहीं आता। और अपने इसी शौक के चलते उसने ढेर सारी तीखी रेसिपी सीख रखी थी। शादी करके अनामिका ससुराल आ जाती है। ससुराल आने पर अनामिका अपनी पहली रसोई में सबके लिए हलवा बनाती है, जिसकी सब बहुत तारीफ करते हैं। लेकिन फिर बारी आती है दिन के खाने की तो अनामिका सोच में पड़ जाती है। फिर वो अपनी पसंद का कुछ ऐसा तीखा खाना बनाने का सोचती है। कुछ ऐसा तीखा बनाती हूँ कि सबको पसंद आ जाए। वैसे भी सुबह मीठा खाकर अब तो तीखा होना ही चाहिए कुछ, लेकिन बनाऊं क्या? हाँ, हरी मिर्च की तीखी कड़ी और चावल बनाती हूँ। यही सोचकर अनामिका दिन के खाने में तीखी कढ़ी और चावल बनाती है। लेकिन जैसे ही वो अपने सास ससुर पति को वो खाना परोसती है तो पहला निवाला खाते ही उन सबका मुंह जलने लगता है और वो सब बेचैन हो उठते हैं।
आह, उफ, अरे पानी दो जल्दी, पानी। ओहो, अरे ये क्या बना दिया बहू। अरे विमला जल्दी से चीनी लाओ भाई, नहीं तो पल भर में ही सारा मुंह जल जाएगा। लगता है बहू ने पूरा मिर्च का डब्बा ही उड़ेल दिया है इसमें। हाँ उफ, यही लाई। माँ, मेरे लिए भी ले आइए। विमला अंदर से चीनी का डब्बा लाती है और सभी पानी पीने के बाद चीनी खाते हैं। उफ, ये क्या बना दिया बहू, इतनी तीखी सब्जी। माँ जी, कढ़ी भले ही तीखी है लेकिन है बड़ी स्वादिष्ट, आप खाकर तो देखिए। क्या खाक स्वादिष्ट है, इतनी तीखी सब्जी भला कौन खाता है। जाओ हमारे लिए पुलाव बना कर ले आओ। लेकिन अनामिका को तो तीखी सब्जी बनाने की जैसे आदत थी, वो जब भी कुछ बनाती उसके साथ तीखा कुछ जरूर बनाती, जैसे कभी तीखी मिर्च वाला या फिर तीखी भरवा भिंडी। जहाँ उसकी तीखी सब्जी को देखकर सब नाक सिकोड़ते तो वही अनामिका बड़ी खुश होकर वो सब्जी खाती है। आहा, भरवा भिंडी, वो भी ढेर सारी लाल मिर्च डालकर, मजा ही आ गया। बहू, तेरा यूं रोज रोज तीखी सब्जी बनाना और खाना ठीक बात नहीं। तू जानती है ना तीखा खाने से सेहत पर बुरा असर पड़ता है। माँ जी, सच कहूँ तो मुझसे नहीं खाया जाता ये बेस्वाद कम मसाले वाला खाना। अरे जब तक नाक कान से धुआं न निकल जाए तब तक खाना खाना थोड़ी ना हुआ। विमला को अनामिका का तीखी सब्जी बनाना पसंद नहीं था। सभी घर वाले अनामिका को इसके लिए खूब समझाते, लेकिन अनामिका को तो बस तीखी सब्जी बनाना ही पसंद था। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज अनामिका का पति सौरभ अपना पेट पकड़कर घर आता है। अनामिका, बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाना बना दो, लेकिन हाँ, तीखा जरा कम रखना। अच्छा ठीक है बाबा, नहीं बनाऊंगी तीखा। जिसे देखो मेरी तीखी सब्जी के पीछे ही पड़ जाते हैं। अब तुम इतना तीखा खाना बनाती हो तो सब टोकेंगे ही ना। उसे तीखा नहीं चटपटा कहते हैं, चटपटा। अच्छा मेरी माँ, अब जा और कुछ बनाकर ले आ जल्दी से, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। हाँ जाती हूँ, आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। कुछ देर बाद अनामिका रसोई में जाती है और कोफ्ते की सब्जी और पराठे बनाकर सौरभ के लिए कमरे में लेकर आती है। ये लीजिए आपकी पसंद के पराठे और कोफ्ते की सब्जी। लेकिन सौरभ जैसे ही वो पहला निवाला मुंह में डालता है वो उठ खड़ा होता है। अरे खड़े क्यों हो गए? मैं जानती हूँ कि सब्जी लाजवाब बनी है, लेकिन स्टैंडिंग ओवेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। अबे जल्दी से जाओ, मेरे लिए पानी लेकर आ, इससे पहले कि मैं हार्ट अटैक से मर जाऊं। मेरी गलती थी जो मैंने तुम्हें खाना बनाने के लिए बोला, इससे तो अच्छा होता मैं बाहर ही कुछ खाता। बाहर, हाँ ये सही रहेगा। सौरभ गुस्से में बाहर चला जाता है। फिर एक रोज, बहू कल तेरी चाची सास किसी काम से शहर आ रही है, तो तू रात के खाने की अच्छे से तैयारी कर लेना, और ऐसा करना खाने में आलू पूरी और मटर पनीर बना लेना। जी ठीक है माँ जी। अगले दिन अनामिका की चाची सास गांव से आती है। अरे शीला आ गई, और कैसी है, आप बैठ। सच कहूँ दीदी, हालत खराब हो गई। सुबह बस पकड़ने के चक्कर में रोटी खाकर भी नहीं आई थी घर से। ऊपर से मुआ बस वाला कहीं बस रोकने को तैयार ही नहीं था। बस में खाली पेट बैठे बैठे तो जैसे अंतड़ियां ही मड़कने लगी थी। अब तो ऐसा लग रहा था कब मैं यहाँ पहुँचूं और नई बहू के हाथ का कुछ खाऊं। हाँ शीला, तू हाथ पैर धो ले, तब तक मैं बहू को बोलती हूँ खाना लगाने के लिए। कुछ देर बाद अनामिका टेबल पर सबके लिए खाना लगाती है, लेकिन जैसे ही चाची सास खाने का पहला निवाला मुंह में डालती है तो उसके कान खड़े हो जाते हैं, आंखें पूरी तरह लाल हो जाती है। हटा अपनी ये सब्जी पूरी। अरे ये सब्जी पूरी है या मिर्च पूरी? ऐसा लग रहा है जैसे इसने सब्जी तेल में नहीं बल्कि मिर्च में छौंकी है। अब कोई मुझे जल्दी से कुछ मीठा ला कर दो, नहीं तो मेरी तो जान चली जाएगी। अच्छा तू रुक, मैं अभी तेरे लिए फ्रिज में रखे रसगुल्ले लेकर आती हूँ। विमला शीला के लिए रसगुल्ले लेकर आती है, जिसे खाकर उसकी जान में जान आती है। माफ करना चाची जी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपको तीखा खाने से इतनी दिक्कत हो जाएगी। बहू, ये तीखी सब्जी तो मेरे लिए जहर समान है, और दीदी आप तो जानती है ना मुझे तीखे खाने से एलर्जी है। फिर आपको तो अपनी बहू को बताना चाहिए था ना। नहीं चाची जी, इसमें माँ जी की कोई गलती नहीं है, उन्होंने तो मुझे समझाया था, लेकिन मैं ही ध्यान रखना भूल गई। बहू, मैंने तुझे कितनी बार कहा है मिर्च में अपना हाथ थोड़ा टाइट रखा कर। अब मैंने तो रोज के मुकाबले मिर्च कम ही रखी थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि चाची जी बिल्कुल उबला हुआ खाना खाती हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के लिए फिर से कम मिर्च वाला खाना बना देती हूँ। बहू तू तो रहने ही दे, हम बाहर से ही कुछ ऑर्डर कर लेंगे। कम से कम तेरे खाने से तो कम मिर्च मसाले वाला होगा बाहर का खाना। कुछ दिन बाद अचानक से अनामिका के पेट में तेज दर्द उठता है, उसे सांस लेने में काफी दिक्कत होती है। माँ जी, पेट में बहुत जलन हो रही है, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, मुझे जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलिए। वो सभी उसे जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जहाँ उसका चेकअप करने के बाद डॉक्टर कहता है, देखिए ज्यादा मिर्च खाने की वजह से इनकी आंतों में दिक्कत हो गई है। अगर इन्होंने अभी भी खाने पर कंट्रोल नहीं किया तो हमें इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना। हमने कहा था अनामिका, तुम्हारी ये तीखी सब्जी एक दिन तुम्हें मुसीबत में डाल देगी, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं सुनी। मुझे माफ कर दो माँ जी, अब से मैं ये गलती कभी नहीं करूंगी। मैं आज से ज्यादा तीखी वाली सब्जी खाना छोड़ दूंगी। अब से मैं कम तीखी सब्जी बनाऊंगी, लेकिन अपना ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी। फिर अनामिका ने तीखा खाना छोड़ दिया। अब वो हिसाब से ही नमक मिर्च सब्जी में डालने लगी, जिससे अब उसके साथ साथ घर वालों की तबीयत भी ठीक रहने लगी।